हेलो, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो गुड इवनिंग। अभी हम क्लास 10th का हिंदी व्याकरण ही शुरू कर रहे हैं। जो हमारा शब्द है ना, ऑप्टिक क्लासेस नरकटियागंज की तरह, नरकटियागंज में जो है ऑप्टिक क्लास की ओर से हमारे फैकल्टी की तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, शाम के सुप्रभात। ठीक है, तो चलिए हम एक टॉपिक देखते हैं। बहुत प्यारा सा छोटा वीडियो बनेगा, ठीक है, शॉर्ट में, और उतना ही शॉर्ट में आप लोग को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण ना, हिंदी व्याकरण देखेंगे। जो शब्द है, शब्द क्या है? हमारा शब्द। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे शब्द क्या होता है। आप लोग को सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? वर्ण। क्या पढ़ाए थे? वर्ण, यानी जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकता है। जैसे में हम लिखे थे अ, ख हलन, क हलन, ये जो हमारा वर्ण था, इसको हम खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते। इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोले थे? वर्ण। और वर्णों के सार्थक मेल, जो अब हमारा शब्द आएगा, वो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जो वर्ण होता है छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए यहाँ हम क देंगे, ख देंगे, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? वर्ण है। अब इन वर्णों को, जैसे काका लिखना है, काका, काका लिखना है, तो ये हमारा शब्द बन गया। काका क्या है? हमारा एक शब्द बना, बना कि नहीं? लेकिन हम काका को किन किन वर्णों के मेल से बनाए हैं? क जोड़ आ, ठीक है, क जोड़ आ प्लस फिर क जोड़ आ, जो हमारा चार वर्ण है। क हलंत है, आ है, ठीक है, फिर क हलंत है, आ है। इन चारों वर्णों के मेल से, इन चारों वर्णों के मेल से जो शब्द बना है काका, वो एक शब्द है जिसका सार्थक अर्थ है। ठीक है, इसका क्या है? सार्थक अर्थ है। तो चलिए हम शब्द को पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, शब्द को हम पढ़ते हैं क्या होता है। चलिए शब्द को यहां देखते हैं। शब्द कहता है, ठीक है, शब्द कहता है वर्णों के, वर्णों के, वर्णों या ध्वनियों के, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, वर्णों या, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, सार्थक मेल, मेल को क्या कहते हैं? मेल को शब्द, शब्द कहा जाता है, कहा जाता, शब्द कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। जहां आप देख चुके कि शब्द क्या है? शब्द जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, ऐसा वर्ण हम जोड़ेंगे जिससे जो शब्द बने उसका सही अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही अर्थ होना चाहिए। जैसे, ठीक है, जैसे हम यहाँ देखेंगे, जैसे में, जैसे, जैसे हम यहाँ कान लिखते हैं, जैसे यहाँ कान लिखे, तो क्या कान का हमारा अर्थ है कि नहीं है? कान का अर्थ है कि नहीं है? सार्थक अर्थ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। मान लो ये कब ये वर्ण नहीं होगा? जब इसका सार्थक मेल नहीं होगा। देखिए यहाँ हम इसको अगर कान को उल्टा कर दे, नका लिख दे, नका, क्या ये सार्थक इसका कोई अर्थ है? नका का अर्थ होता क्या है? कुछ अर्थ होता है इसका? नहीं भाई साहब, नका मतलब कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए ये शब्द तो है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको प्रॉपर रूप से वाक्य में, सेंटेंस में हम, ठीक है, इसका यूज नहीं कर सकते। ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक शब्द के रूप में नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? सार्थक अर्थ नहीं है। जो कान है, नाक है, ये सब क्या है? सार्थक अर्थ वाले।
इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, इसको हम शब्द कहेंगे। अब आप लोग जानते होंगे जब वर्ण को यहां परिभाषा दी है, वर्णों या ध्वनियों के जब वर्ण के सार्थक मेल को जब एक साथ ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसका क्या, एक शब्द बनेगा। क्या बनेगा, शब्द बनेगा। आज सब कोई जानता है कि शब्दों को, जो बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिलाएंगे, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत सारा शब्द हो सकता है, उसको जब मेल कराएंगे तो क्या बनता है, एक सेंटेंस, यानी क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है, जैसे हम ले ले वाक्य क्या होता है, जैसे राम आम आम खाता है, क्या खाता है, तो यहाँ हमारा कितने वर्ण है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये शब्द है। क्या है, बहुत सारे शब्दों को मिलाकर क्या बना है, एक सेंटेंस बना है। क्या बना है, एक सेंटेंस यानी वाक्य बना है। बहुत सारे शब्दों को मिला के वाक्य बना है और वर्णों के मिला के शब्द बनता है। आप लोग शब्द को समझ गए होंगे, जो शब्द होता क्या है, यानी वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो शब्द आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शब्द आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जैसे में कोई भी हम शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, कान, राम, सोहन, सोहन, ये शब्द क्या है, ये सब शब्द है। ठीक है, नाक लिख सकते हैं, सिर लिख सकते हैं, हाथ पैर, ये सब कुछ भी ये शब्द है। इसका अर्थ है नहीं, इसका अर्थ है कि नहीं है, तो अर्थ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब शब्द को, ठीक है, शब्द को कितने भागों में बांटे हैं। ठीक है, शब्द को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में। ठीक है, शब्द के तो ऐसे क्या, शब्द को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, पहला क्या होता है, उत्पत्ति, उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, पहला क्या होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, पूरे हमारे फैकल्टी मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप ही लोग का हाथ रहेगा। ठीक है, आप लोग जितना हमारा मदद कीजिएगा ना, उतना ही अच्छे तरीका से आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हर एक बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा प्रोग्रेस दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि आप बोर्ड में हमेशा अच्छा करें। बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड स्पेशल 10th के लिए आप अच्छा करें। ठीक है, ये हम लोग को ऑनलाइन पर लाने का सबसे बड़ा हाथ, हम लोग को ऑनलाइन पर लाने का सबसे बड़ा हाथ क्या है, बोर्ड वाले स्टूडेंट का है। ठीक है, बिहार बोर्ड का जितना स्टूडेंट है उन सभी का हाथ है। हम लोग को ऑनलाइन पर क्यों हाथ है उन लोगों का, क्योंकि यहाँ बिहार में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो बिहार बोर्ड के लिए स्टूडेंट प्रॉपर रूप से तैयारी कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट सब इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे थे। हम लोग बहुत देख रहे हैं, जो कभी यहाँ जाते हैं स्टूडेंट, कभी यहाँ, कभी ये लाइव देखते हैं, यहाँ लाइव देखते हैं। सब लोग तो पढ़ा रहा है, लेकिन उस प्रकार के कंटेंट नहीं दे रहा है जब बिहार बोर्ड में स्टूडेंट अच्छा कर सके। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोल है बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों का रोल है, जो हम लोग ऑनलाइन आए हैं, क्योंकि आप लोग को प्रॉपर रूप से हम लोग मदद करने के लिए ही आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हम लोग का अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास करिए, जिससे हम आप लोग को आगे बढ़ा दें। ठीक है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम तक ले जाने में पूरा प्रॉपर 100% हम लोग का योगदान रहे, और आप लोग 100 में 100 लाने का प्रयास करिए। जितना मन से, जितना तन धन से हम आप लोग को पढ़ाते हैं, उतना मन से आप भी पढ़िए, क्योंकि आप जितने मेहनत कीजिएगा ना, अगर कोई स्टूडेंट 400 पार लाता है ना, तो प्रॉपर रूप से टीचर का हाथ नहीं होता है। टीचर सिर्फ पढ़ाता है, उतना ही मेहनत करवाता है जो अच्छा कर सके। और जो स्टूडेंट उतना पार लाता है, 400 पार लाता है, तो बहुत बड़ा रोल उनका है सेल्फ स्टडी का। टीचर के साथ साथ वो सेल्फ स्टडी भी करता है, हार्ड सेल्फ स्टडी करता है, जिससे वो 400 नंबर लाता है, 10 टॉप में आता है। ठीक है, बिहार टॉप करता है, चाहे वे अपना जिला टॉप करता है। ठीक है, तो इसलिए
हम लोग जितना मेहनत करा रहे हैं उतना आप मेहनत करने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, तभी तो हम आपका मदद करेंगे। ठीक है, चलिए हम शब्द के प्रकार, शब्द को जो हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, उसमें पहला क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से। क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से। कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है ना, तो वही हमारा पहला शब्द क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से। यानी जो हमारा शब्द आया कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये कहां से उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ। नहीं कहते हैं जब संतान उत्पन्न होता है आखिर किस प्रकार होता है, उसके बारे में सब कोई जानते हैं ना, जो किस क्या प्रोसेस होता है संतान उत्पन्न करने का। उसी तरह जो हमारा शब्द है ना, वो कहां कहां से उत्पत्ति हुआ है शब्द का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द को 4 प्रकार में बांटा गया है। देखिए हम बताते हैं, ठीक है, हम बताते हैं। यहाँ आइए, जो हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द है ना, वो 4 प्रकार के। इनका उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार है। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 प्रकार है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार है। कौन कौन? पहला है हमारा, पहला है तत्सम। तत्सम क्या है? तत्सम, तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। तद क्या? तद्भव, तद्भव क्या है? दूसरा तद्भव। तीसरा क्या है? देशज, देशज। चौथा क्या है? विदेशज, विदेशज। ठीक है, तो वहीं देखिए शब्द जो है हमारा यहां से उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, यहां से उत्पत्ति हुआ है, देश से हुआ है, विदेश से हुआ है। ये चारों जगह से हमारा क्या? शब्द की उत्पत्ति हुआ है। ये जो 4 प्रकार बांटे हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्द के 4 प्रकार बांटे हैं, यहीं से हमारा शब्द के क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। जैसे हम तत्सम की बात करेंगे, फर्स्ट में हम किसका बात करेंगे? तत्सम का बात करेंगे। तो आप लोग देखिए, तत्सम कहने का अर्थ है, तत्सम जो है, तत्सम है यानी संस्कृत और हिंदी। ठीक है, संस्कृत है और हिंदी है, दोनों में सम के मतलब क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं होता है। यानी जितना रोल संस्कृत के शब्दों का है उतना रोल हिंदी के शब्दों का है। ठीक है, यानी दोनों सेम है, सम है। यानी जो शब्द का उपयोग हम संस्कृत में करते हैं वही शब्द का उपयोग हम हिंदी में भी करते हैं। क्या करते हैं? जिस शब्द का उपयोग हम संस्कृत में करते हैं उस शब्द का उपयोग हम हिंदी में करते हैं। इसलिए उसको क्या किया है? तत्सम। यानी संस्कृत और हिंदी के शब्द एक ही होते हैं, न कि उसमें कोई चेंजिंग होता है, चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? तत्सम कहा गया है। कौन शब्द कहा गया है? तत्सम। जैसे आप लोग को हम बताए, कहीं कहीं हिंदी में देखिएगा हम पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं। हिंदी में हम शब्द को एक शब्द लिखे जो है पुस्तक, तो पुस्तक हम हिंदी में कहीं कहीं प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब इसी को हम संस्कृत अगर बनाए तो क्या हो जाएगा? इसका अगर हम संस्कृत बनाते हैं तो पुस्तक हुआ, इसमें या तो म अनुस्वार लगा देंगे या म हलंत लगा देंगे। हम लगाते हैं क्या? म अनुस्वार। क्या लगेंगे? म अनुस्वार। ठीक है, म अनुस्वार लगा देते, क्या हो गया? पुस्तकम हो गया। ये क्या आप बताइए, पुस्तक को चेंज किए? नहीं किए, सिर्फ हम म अनुस्वार लगा दिए, वो हमारा क्या बन गया? संस्कृत का शब्द बन गया। क्या बन गया? संस्कृत का शब्द बन गया। तो आप बताइए, जो हमारा हिंदी का शब्द है पुस्तक, उसको हम सिर्फ म अनुस्वार लगा दिए तो वो क्या हो गया? हमारा संस्कृत शब्द बन गया। क्या बन गया? संस्कृत शब्द बन गया। तो क्या हम पुस्तक को चेंज किए? नहीं किए, दोनों सेम है, सिर्फ हम म अनुस्वार लगा दिए हैं तो वो संस्कृत बन गया है। अब म अनुस्वार को हटा दिया है तो हिंदी शब्द बन गया है। तो दोनों शब्द सेम है, दोनों संस्कृत भी है और हिंदी भी है।
इसलिए इसको क्या तत्सम यानी दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों शब्द सेम होना चाहिए, वही हमारा कहलाता है तत्सम शब्द। क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, क्या आप लोग की बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जितना भी है स्टूडेंट हम लोग का है, जल्दी से जल्दी लाइव में जुड़ो भाई, जल्दी जुड़ो, चैनल को शेयर करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करो, तभी तो हम मजा से पढ़ा सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, मजा से पढ़ा सकते हैं। क्या आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास? हम तत्सम को बताए यानी तत्सम, तत्सम दोनों शब्द का क्या समान होना चाहिए, संस्कृत में भी वही शब्द होना चाहिए, हिंदी में भी वही शब्द होना चाहिए, सेम शब्द होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं तत्सम। सिर्फ मोह अनुस्वार का फर्क है, मोह अनुस्वार लगा दिए तो संस्कृत शब्द बन गया, मोह अनुस्वार हटा दिए तो हिंदी का शब्द बन गया। ठीक है, अब यहां जैसे हम जल, जल को भी लिखते हैं, जल भी एक शब्द है, अब इसको जलम, यहां जलम या मोह अनुस्वार लगाओ या म हलंत लगाओ। ठीक है, दोनों जल से हो रहा है कि नहीं, दोनों जल से ही है, दोनों जल से ही, दोनों का उच्चारण क्या है, जल से ही हो रहा है कि नहीं, जैसे ही हो रहा है, इसलिए दोनों शब्द सेम है, लेकिन दोनों शब्द सेम है, लेकिन एक हिंदी का है एक संस्कृत का है, तो दोनों शब्द संस्कृत में भी वही शब्द प्रयोग होगा, हिंदी में भी वही शब्द प्रयोग हो गया, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम, तत्सम। ठीक है, आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे अगला, क्या देखेंगे, अगला हम तद्भव को देखेंगे। क्या देखेंगे? तद्भव। क्या देखेंगे? इसको मिटाए या आप लोग लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तत्सम। क्या हो गया? तत्सम। अब देखिए यहां तद्भव, तद्भव की बात करें जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा हमारा है क्या है, तद्भव। क्या है? तद्भव। अब बताइए, तद्भव यानी भाव बदल जाना, जो ऐसे साधारण भाषा में इसका परिभाषा दिया जाता है कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। क्या बोलते हैं परिभाषा में? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। ठीक है, ऐसे परिभाषा में, लेकिन हमारे अनुसार जो सहज भाषा में सरल तरीका से हम कहेंगे तद्भव, यानी जो शब्द होता है हिंदी में उसका भाव बदल जाए संस्कृत में। क्या बदल जाए? भाव बदल जाए संस्कृत में। जो शब्द हमारा संस्कृत में है उसका भाव किस में बदल जाए? हिंदी में बदल जाए, यानी दोनों सेम न होकर दोनों वर्ड अलग अलग हो जाए, दोनों शब्द अलग हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तद्भव। यानी जो हिंदी शब्द है उसको संस्कृत में उसका भाव बदल जाना क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। उसका भाव बदल जाना तद्भव। जैसे मान लीजिए हम संस्कृत के एक शब्द उपयोग कर रहे हैं, अग्नि। क्या करते हैं? अग्नि को अग्नि। अब बताइए इसका, इस शब्द का उपयोग हम किस में करते हैं? संस्कृत में करते हैं। इस शब्द का उपयोग हम संस्कृत में करते हैं। इसी शब्द को हम हिंदी में क्या उपयोग करते हैं? आग। अग्नि को हम क्या कहते हैं? आग कहते हैं। क्या आप बताए दोनों शब्द एक ही हैं, एक ही तरीका से उच्चारण कर रहा है? यहां हो गया अग्नि, यहां हो गया आग, तो दोनों का भाव बदल गया कि नहीं? तो जो हमारा संस्कृत है इसका भाव अलग हो गया, इसका भाव क्या हो गया? अलग हो गया, और संस्कृत अलग भाव में बदल गया। बदल गया कि नहीं? आप बताए ये बदल गया कि नहीं बदला? जो हमारा अग्नि है इसको हम संस्कृत में यूज करते हैं, इस शब्द का यूज संस्कृत में करते हैं, और जो हमारा आग है उसको हम हिंदी में यूज करते हैं। क्या तद्भव के समान है? नहीं। तत्सम के समान है? नहीं है। तत्सम के समान नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तद्भव के समान है। ठीक है, किसके समान है? तद्भव के समान है। तो इसलिए इसका भाव बदल जाना क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। अब जैसे हम यहां ले लेंगे अश्व, अश्व क्या कहेंगे? अश्व कहेंगे। ठीक है, तो अश्व एक हमारा संस्कृत शब्द हो गया, वर्ड हो गया। इसी को अगर हम हिंदी करेंगे तो हिंदी क्या होता है? घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो बताइए हमारा संस्कृत वर्ड क्या हुआ? अश्व हुआ, और उसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? घोड़ा हुआ। तो इसलिए
ये क्या है? तद्भव है, यानी भाव बदल गया। जो हमारा संस्कृत है, इसलिए कहा गया परिभाषा में, यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। अब हमारा तीसरा है देशज, यानी जिस शब्द का उत्पत्ति अपने देश में हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुआ है उसको देश कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हम पहले लोग दिया से पढ़ते थे, उसको डिबिया क्या कहते हैं? डिबिया, डिबिया कहा जाता था। ठीक है। पगड़ी, पगड़ी जो हम लोग मुराठा बांधते हैं, पगड़ी लोग पहले कल्चर में, पुराने कल्चर में क्या लोग पगड़ी बांधते थे, अभी भी बांधते हैं। वो क्या है? हमारे देश से इन शब्दों के उत्पत्ति कहां से हुआ है? हमारे देश से हुआ है। यानी जितने शब्द का उत्पत्ति अपने देश से हुआ है वो सब कहलाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। कौन शब्द? देशज। और जिन शब्दों का उत्पत्ति, अब यहाँ ये जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों से हुआ है, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुआ है वो क्या कहलाएंगे? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आप ले लीजिए इसको हिंदी में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिख रहे हैं? डॉक्टर। देखिए इसका उपयोग हम हिंदी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। डॉक्टर इंग्लिश में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। हिंदी में भी उपयोग करते हैं। इसलिए ये कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? यानी विदेशी से उत्पन्न हुआ है। विदेशी लोग जो इंग्लिश वर्ड उपयोग किए वो आज भी हिंदी में भी उपयोग करते हैं और इंग्लिश में उपयोग करते हैं। ठीक है। हमारा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, क्या है? हमारा हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल भी शब्द हम हिंदी में उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई, हिंदी में भी उपयोग करते हैं और इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसलिए ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? विदेश से हुआ है, इसलिए इसको विदेशज शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश से हुआ है उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, पगड़ी, ये सब है। ठीक है। यहाँ सब बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, मैं आपको एक उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार पढ़ा दिए। अब अगला क्लास हम आगे वाले क्लास में कराएंगे। ठीक है। इसके आगे वाला जो है हम अगले क्लास में कराएंगे। सबको धन्यवाद। यही मैं अपने जो टॉपिक था उसको समाप्त करता हूं। ठीक है। अब आएंगे अमित सर, उनका क्लास आगे अभी शुरू होने जा रहा है। ठीक है। सबको धन्यवाद।